इसका इसके बाद सवाल नहीं लगा सकते। अब कॉसी सीक्वेंस इन कैपिटल क्यू, सोचो कितना आसान है। अब कॉसी सीक्वेंस इन कैपिटल क्यू यानी रेशनल नंबर के सेट में which does not have a limit in Q, a limit in capital Q is पहला। सीक्वेंस की डिफिनेशन याद आनी चाहिए। सीक्वेंस की डिफिनेशन में हमने कहा था कि सीक्वेंस विद अ मैपिंग फ्रॉम द नेचुरल नंबर सेट टू कैपिटल S which is the subset of real number set R। अगर ये खुद R हो गया तो इसका मतलब आप मैपिंग ले रहे हो नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच में। रियल सीक्वेंस है आपका, ठीक। अगर हम कहते हैं कि इंटीजर का सेट Z हो गया, तब आपका सीक्वेंस इन R नहीं इन Z भी कहा जा सकता है। अगर आपका ये कैपिटल Q हो गया तो इसका मतलब कोडोमेन कौन हो गया, रेशनल नंबर का करेक्शन, तो इसको कहते हैं सीक्वेंस इन कैपिटल Q। और याद करो इसी में हमने लिखा था अगर ये कोई वेक्टर स्पेस हो गया तो सीक्वेंस इन वेक्टर स्पेस कहा जाता है। डेफिनेशन याद आई? 3 लिखाए दिमाग पर, एक इन R लिखाए थे, इन C लिखाए थे, इन वेक्टर स्पेस लिखाए थे, 3 बातें थी। यही कहा है, ये कह रहे हैं कि कॉसी सीक्वेंस, जैसे कहा है कॉसी सीक्वेंस मतलब आपका सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है, किसमें, रेशनल नंबर के सेट कैपिटल Q में, which does not have a limit in capital Q। आपका सीक्वेंस डिफाइंड है किसमें, रेशनल में, मतलब आपके सीक्वेंस के अंदर जो टर्म है वो रेशनल आ रहा है, लेकिन आपकी जो लिमिट है वो कैसी है, रेशनल नहीं है। तो रेशनल नहीं तो आपकी लिमिट क्या बची, इरेशनल। आपको पहचानना है नीचे दिए गए सीक्वेंस में से किस सीक्वेंस की लिमिट इरेशनल है, इतना ही पहचानना है। लिमिट ही तो निकालनी है, लिमिट रेशनल आ गई तो इनकार, और अगर लिमिट इरेशनल आ गई तो वही तुम्हारा कि कौन सा सीक्वेंस होगा जिसकी लिमिट इरेशनल होगी। ठीक, पहला सीक्वेंस देखना, पहला सीक्वेंस है सीक्वेंस 1 2 प्लस 1/2 3 प्लस 1/3 4 प्लस 1/4 अब 2/1। किस सीक्वेंस की डिमांड कर रहे हैं, कॉसी की। ये सीक्वेंस देखो लगातार फैल रहा है, पहला 1, दूसरा 2 प्लस हाफ, तीसरा 3 प्लस 1/3, 4 प्लस 1/4, मतलब ये लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो क्या ये कभी कन्वर्ट करेगा, इट इज द डीजीटी। डीजीटी है तो कॉसी नहीं हो सकता, कॉसी नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत। इसकी डिमांड करेंगे, छोड़ दो इसको, हो गया। दूसरा देखना, सेकंड में कहते हैं सीक्वेंस 1 कॉमा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 कॉमा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 कॉमा सो ऑन। इसका nth टर्म याद आया, इसका nth टर्म क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। कल जाते जाते इसी की लिमिट निकलवा दी, कितनी आई थी, e, रेशनल या इरेशनल, रेशनल या इरेशनल, इरेशनल। और मान क्या रहा है, अब कॉसी सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस जो कन्वर्ट कर रहा है इन कैपिटल Q which does not have a limit in Q, और कैपिटल Q में लिमिट ना रखे। इसके सारे टर्म रेशनल है कि नहीं, सारे टर्म रेशनल है, लेकिन इसकी लिमिट कितनी आएगी, e, जो कि कौन है, इरेशनल, उसी की तो डिमांड कर रहे हैं। बाकी के दो तो गए काम से, बाकी तो गए काम से। अब यही और इसका आंसर बता दो, 2 ऑप्शन और लिख लीजिए। तीसरा ऑप्शन जो दिया था, तीसरा ऑप्शन है सीक्वेंस 1 1/2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3 अप टू सो ऑन। ये कहाँ कन्वर्ट करेगा, ये कहाँ कन्वर्ट करेगा, 0, क्योंकि ये होगा लिमिट n अप्रोचेस टू द इंफिनिटी 1/2 की n टर्म। तो कहाँ कन्वर्ट कर 0, और 0 कौन है, रेशनल। अब माना किसमें है, नॉट इन Q, मतलब इरेशनल में, तो इसका मतलब ये भी टिक होने वाला नहीं। आपको सिर्फ उस सीक्वेंस को टिक करना है जो कॉसी हो, मतलब कन्वर्जेंट हो और कन्वर्ज करे इरेशनल। अब केवल आपका ये दूसरा, तीसरा में इनका चौथा ऑप्शन देखना क्या था, चौथा ऑप्शन आपका था सीक्वेंस 1 -1 1/2 -1/1 1/3 -1/2। ये कहाँ कन्वर्ट करेगा, 0 पर।
ये भी 0 पर, ये 0 पर कन्वर्जन किया मतलब रेशनल पर कन्वर्ट किया, ये 0 पर कन्वर्ट किया मतलब रेशनल पर कन्वर्ट किया। ये डीजीटी है तो कॉसी सीक्वेंस नहीं है, ये कॉसी है, कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन कन्वर्ट कर रहा है किस पर, ई पर। और आपसे डिमांड भी ये कर रहा है कौन है जो कि रेशनल पर कन्वर्ट करेगा। दूसरा आंसर मुश्किल नहीं है, सीखना है बस, अभी कैसे अप्रोच करो। सॉल्यूशन में ऐसे लिखा जाता है, अगर याद रहे तो ठीक, टिक मार करके लिखा, याद ना रहे कड़र हो तो ऐसे लिखना। फर्स्ट इट इज डीजीटी, डीजीटी सो नॉट पॉसिबल। पहला वाला जो आपका सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है, इसलिए वो कभी भी कॉसी नहीं हो सकता। सेकंड, लिमिट n approaches to the infinity, an is equal to limit n approaches to the infinity 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 से लेकर के 1 upon factorial n, and this is equal to e, and this limit does not belong to the capital। ये लिमिट रेशनल नहीं हो सकती, इसका मतलब यही रेशनल है, तो आपका सेकंड सही हो गया, यानी दिस implies that 2 is true। यही आपकी वो सीक्वेंस है जिसको आपको बचाना है। इन दोनों के लिए सीधे सीधे बोल सकते हो, इनके लिए थर्ड एंड फोर्थ CGT at 0 which belong to the capital। तीसरा और चौथा ऑप्शन जो आपका है वो सीक्वेंस कन्वर्जन तो है, लेकिन वो 0 पर कन्वर्ट करता है। अब डिमांड केवल उनकी हो रही है जो इरेशनल पर कन्वर्ट करता है, इरेशनल पर एक ही सीक्वेंस कन्वर्ट किया। कॉम्प्लेक्स में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स IIT जैम में नहीं, कॉम्प्लेक्स उससे बाहर, कॉम्प्लेक्स में हमको बस नॉर्मली ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मान रियल में जितने चैप्टर IIT जैम में है उन चैप्टर के खत्म होने के बाद 10-12 मेडिकल हम इकट्ठे करेंगे, उससे एक आँख खुले हुआ, एक डर खत्म। पहले तो ये डर हटाओ ना, ये बड़ा एग्जाम बड़ा, जब तक उसका डर नहीं हटाओगे तब तक उसकी तरफ रखोगे। मान के चलो सुल्तानपुर की गली में खास सामने से बेहतर है किसी बेहतर, हम खेल रहे हैं इसलिए हम नहीं चाहते कोई और बात। लोगों को प्रीवियस से अपनी तरीके से ढाल लिए हैं, इसलिए बिल्कुल पिछली बार वाले नहीं ढले थे इसलिए डांट कर दिए, वो ढल गए होते वो बेहतर है, लेकिन वो चले वो ढल गए होते तो उनका हम कहे हुए कि तुम जितने लोग हो सब लोगों को फ्री में जाने की पढ़ाई पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाते सबको, एक को जल्दी पैसा ना, लेकिन उन लोगों को ये था ना हम अनसॉल्व से, तो हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकते। अनसॉल्व की पढ़ाई से अगर कुछ गलत होता तो हम पढ़ा देते, लेकिन उसी चीज़ को बदलना चाहते हैं कि लोग अनसॉल्व ओरिएंटेड है ना, टेक्स्ट बुक पढ़ना चालू करें और लोग हम ही को घसीट रहे हैं उसी में। ये हो गया सबका, ये तुम्हारा हुआ ना, दूसरा मेडिकल देखते हैं। कह रहा है पहचानिए नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बस यही पहचाना। ये पूछा गया था 2007, इनको इसलिए समेटे ना क्योंकि ये पूछे वाले नेट में गए, लेकिन ये नेट लेवल पे नहीं, इनका लेवल जैम का ही, तो ये कभी भी जैम में भी रिपीट हो सकता है, और इवन ना एक आध इसमें से रिपीट हुए। प्रॉब्लम है which of the following which of the following is correct, is correct। नीचे लिखे गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट, if a sequence an converges every subsequence an converges every subsequence
सीक्वेंस an कन्वर्जेस। पहला स्टेटमेंट, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसके जितने सब सीक्वेंस आएंगे वो भी कन्वर्ज करेंगे। तो थ्योरम है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका सही है। पहले स्टेटमेंट में टिक कर देना सही, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, इट इज थ्योरम। और ऑलरेडी ये थ्योरम है जो हम लोग जानते हैं, इफ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू L देन एवरी सबसीक्वेंस आल्सो कन्वर्जेस टू L। दूसरा स्टेटमेंट अब पहचानना सही या गलत। कह रहा है इफ अ सीक्वेंस an, इफ a sequence an does not converge, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करता है, नो सबसीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस an कन्वर्जेस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो उसका कोई भी सबसीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। सही है गलत? गलत। अपने लोग खूब बनाए 1 1/2 3 1/3 4 1/4, इसमें आपका एक सबसीक्वेंस 1/2 1/3 1/4 ऐसा है जो 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, जबकि मेन सीक्वेंस आपका कन्वर्ज नहीं कर रहा है। फाल्स हो गया। एग्जांपल के तौर पे ना, जस्टिफिकेशन में यही आगे ही टेक सीक्वेंस 1 1/2, फिर इसके बाद फिर अगला हम लोग लेते हैं 3 1/4, अगला लेते हैं 5 1/6, ठीक, नॉट CGD बट सबसीक्वेंस 1/2 1/4 1/6 सो ऑन कन्वर्जेस। जस्टिफिकेशन में एक आंसर दे देंगे बस। मेन सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन उसका सब सीक्वेंस हमको मिल गया जो कन्वर्जेंट है, और आप क्या कह रहे हो, नो सब सीक्वेंस, ये लगा कोई भी नहीं, एक भी सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा। गलत हो गया। सामने एग्जांपल दे रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट, तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है इफ a subsequence of sequence an converges, then the sequence an also converges. Then the sequence an also converges। करें, अगर कोई सबसीक्वेंस कन्वर्ज कर गया तो मेन सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर जाएगा। गलत। सामने एग्जांपल है, सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है लेकिन इसका मेन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स। पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी भी गलत चल रहा है। चौथा स्टेटमेंट और आखिरी, चार ही ऑप्शन रहते हैं। इफ सम सबसीक्वेंसेस of sequence an does not converges, then sequence an, then the sequence an converges। If some subsequences of sequence an does not converge, अगर आपके सीक्वेंस के कुछ सबसीक्वेंस कन्वर्ज ना करें तो आप गारंटी दे देना कि आपका सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। ये तो और ही गलत है। सब सीक्वेंस ही अगर डाइवर्ज हो गया तो मेन सीक्वेंस तो आपका डीजीटी होना तय हो गया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉकेट साइंस को देखा दोनों आसान। एक हम लोग रेगुलर क्लास में पढ़े, दूसरा इस तरीके का ये भी रेगुलर क्लास में पढ़े। अब तीसरा देखना, तीसरे में हो सकता है तो थोड़ा सा डर लगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। पहली बात वो मिक्स याद रखना, ये हो गया आप मिटा जाएगा सब लोग लिखें।
2008 चाहे साल है 2008 प्रॉब्लम कह रहे हैं लेट सीक्वेंस ए एन एंड सीक्वेंस बी एन sequence a n and sequence b n be sequences of real number be sequences of real numbers sequences of real numbers defined as माना सीक्वेंस a n और सीक्वेंस b n ये दोनों रियल नंबर के सीक्वेंस हैं और किस तरीके से परिभाषित हैं वो अब डिफाइन किया जा रहा है डिफाइंड एज कि आपका जो पहला टर्म होगा a1 वो तो 1 होगा जो आपका पहला सीक्वेंस a है उसका पहला टर्म 1 होगा ठीक फिर इसके बाद क्या है और जो आपका an+1 होगा वो आपका an पर डिपेंड करेगा वो आपका होगा an प्लस -1 टू द पावर n into 2 की पावर -n जहां पर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 ठीक और जो bm है वो आपका है bm इज इक्वल टू 2an+1 माइनस an अपॉन an 10 ये देखो बस कुछ सोचो उनको रास्ता बता ऐसी चीजों में ना बिल्कुल ये दिमाग नहीं पहुंच आना चाहिए कि क्या क्या देख लिया कैसे कैसे होगा जो मैं देखा जाए दो सीक्वेंस लिया सीक्वेंस ए एन सीक्वेंस बी एन पहले सीक्वेंस ए एन को डिफाइन किया कहते हैं ए1 का जो पहला मेंबर होगा वो तो आप नो डाउट आपका कितना होगा 1 लेकिन अब आगे के मेंबर को निकालने के लिए आप इसका फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए ठीक इसको कहते हैं ना रिकरेंस फार्मूले से सीक्वेंस को डिफाइन करना जब आप ऐसे डिफाइन करते हो तो इसको कहते हैं रिकरेंस फार्मूला कि आप पहले कुछ टर्म बता देते हो और बाकी के टर्म के लिए आप इन पर डिपेंड हो जाते हो और आगे के लिए फार्मूला तो इसको रिकरेंस फार्मूला कहते हैं और जो आपका bn डिफाइन है bn आपका इस तरीके से डिफाइन है कि सीक्वेंस का जो nth टर्म होगा वो होगा 2 into n+1 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस माइनस nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस डिवाइडेड बाय nth टर्म ऑफ दिस इस तरीके से डिफाइन है अब स्टेटमेंट लिखा है स्टेटमेंट सुनना फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पहला स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है सीक्वेंस an जो आपका पहला सीक्वेंस है ये converges to 0 आपका ये वाला सीक्वेंस 0 पर जाकर के कन्वर्ट करेगा ठीक एंड सीक्वेंस bn इज Cauchy सीक्वेंस एक चीज देखो वो तुम्हारे दिमाग से क्लियर जब वो इसको लिखे कन्वर्जेंस टू 0 तो इसको भी तो लिख सकते थे आल्सो कन्वर्जेंट लेकिन वो इसको लिखे Cauchy मतलब वो देखना चाहते हैं कि आप उनको ये बात पता है कि एवरी Cauchy सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy अगर ये नहीं पता है तो तुमको ये लगेगा कन्वर्जेंट अलग होता है Cauchy चीज अलग होती है जबकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो ये खाली ना एक ही चैप्टर से दो सवाल पूछने का तरीका एक ही चैप्टर से दो सवाल पूछा देखने में एक लगेगा अगला सेकंड sequence an converges to a non-zero number number दूसरा ऑप्शन है कि आपका ये जो सीक्वेंस an है ये किसी नॉन जीरो नंबर पर कन्वर्ट कर रहा है एंड सीक्वेंस bn is a Cauchy sequence कन्वर्ट करेगा और चाहे यहाँ an को फिक्स कर रहा पहले में ऑप्शन में कह रहा है पहला सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ट करेगा दूसरा कहीं कन्वर्ट करेगा बस कन्वर्ट करेगा दूसरे ऑप्शन में कह रहा है सीक्वेंस n कन्वर्ट तो करे लेकिन 0 पर नहीं नॉन जीरो नंबर पर कन्वर्ट करे और सीक्वेंस bn भी कहीं भी कन्वर्ट करे कोई रुक कहीं तीसरा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सीक्वेंस an converges to 0 आपका पहला सीक्वेंस तो 0 पर कन्वर्ट करेगा एंड सीक्वेंस bn is not convergent sequence
पहला सीक्वेंस आपका कन्वर्ट करे 0 को, और दूसरा आपका कन्वर्जेंट नहीं है। जो कन्वर्जेंट नहीं है वो या तो प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट होगा या तो इम्प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट। और चौथा और लास्ट ऑप्शन, चौथा सीक्वेंस an converges to a non-zero number and sequence bn is not a convergent sequence, और दूसरा सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट नहीं। खाली दूसरा लिख लो बस, सॉल्व करना सिखाई कैसे होगा। बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अच्छे, पिछले वाले के दोनों ठीक ही है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट देख रहे थे, ये आपसे कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट हो गया। सारे ऑप्शन लिख लीजिए, सारे नोट कर लो तो शुरुआत करें। साल 2008 हो गया। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहली बात, जब सीक्वेंस ऐसा लिखा जाए ना तो पहले तो तुमको ये पहचान मिलना चाहिए आपका सीक्वेंस वास्तविकता में है। अब वो तब तक नहीं पहचान मिलेगा जब तक आप अपने सीक्वेंस के कुछ टर्म लिखोगे। तो पहले अपने सीक्वेंस के कुछ टर्म लिखो। जैसे हम पहला टर्म लिखें A1, तो मेरे पास दिया A1 आपका कितना है, अब A2 को लिखते हैं, लेकिन A2 को लिखने के लिए इस फार्मूले की मदद करो। यहाँ n बराबर कितना भर दो 1, तो आपको A2 मिलेगा, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस माइनस 1 टू दी पावर 1 अपॉन 2 की पावर। सही है और A1 कितना है 1, तो आपका ये वाला टर्म हुआ 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन। सही है अगर आपकी बात सुना। A3 देखो, A3 इज इक्वल टू n बराबर 2 भरो, 2 1 3, तो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस माइनस 1 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर, दैट इज इक्वल टू, अब पहले A2 भरो, A2 कितना 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर। गलती से भी सॉल्व करके मत, पूरा कंप्लीटली सॉल्व मत करो, कंप्लीटली सॉल्व कर दिए, अब कोई सीरीज बन रही थी तुम उसको बिगाड़ दो। अभी ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, अब गौर करो, पहला बार 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2, अगला माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3 बनने वाला है। जैसे अब हम जैसे A4 लिख दे रहे हैं एक बार, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस माइनस 1 टू दी पावर कितना 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर। पहले A3 में तो ये पूरा 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2 और यहाँ से माइनस 1 अपॉन 2 की पावर। मिल गया कि नहीं? अब सोचो अभी एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन चुकी है, तो मुझको an लिखने में बड़ी आसानी है। अब लिखेंगे अपनी सोपन an इज इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस माइनस अप टू सो ऑन। नकल बैठाओ, चल यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, तो ये 2 की पावर 1, ये 3 था तो 2 की पावर 2 पर होते, 4 है तो 2 की पावर 3 पर होते, यही तो लिख रहे हो। तो इसका मतलब प्लस माइनस 1 टू दी पावर। अब ये भी देखते हैं ना क्या होगा, जैसे यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ पर कौन सा साइन नेगेटिव, 3 आया तो पॉजिटिव, ऑड पर प्लस साइन मिल रहा है और इवन पर लास्ट में नेगेटिव मिल रहा है। ये पहचानना, इवन है तो लास्ट में कौन सा साइन नेगेटिव, ऑड है तो लास्ट में पॉजिटिव, इवन है तो लास्ट में नेगेटिव, ऑड है तो लास्ट में पॉजिटिव। तो इसका मतलब माइनस 1 टू दी पावर प्लस, पता नहीं है क्या। अगर ये ऑड होगा तो ये इवन बन जाएगा, पॉजिटिव साइन देगा। अगर ये इवन होगा तो ये ऑड बन के कौन सा साइन हुआ नेगेटिव, और 1 अपॉन चौथा है तो 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 1 का। हमारी बात सही है।
लिख सकते हैं ये आपका इन्वर्टर। लेकिन ये तो तुमको जीपी नजर आनी चाहिए, जिसका पहला टर्म कौन है 1 और जिसका कॉमन रेशियो -1/2 है। तो इसका मतलब इसका सम हुआ, दिस इंप्लाइज दैट an इज इक्वल टू a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r। सही है गलत? लिखा जा सकता है, इत्मीनान से समझना, कुछ ऐसा भारी भरकम अभी तक लॉजिक नहीं लगा। एंड दिस इज इक्वल टू, सोचो ये कौन आया, ये है 1 को जाने दो, 1 minus -1/2 की पावर बाय, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है गलत? कुछ भी लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 1 2 1 3 बटे लिखा गया। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an। अब दिमाग दौड़ाना, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे ये 1 बचा रहेगा, ये 3/2 बचा रहेगा, लेकिन ये कौन है, ये हो गया -1 की पावर n, या तो +1 छूटेगा या तो -1, लेकिन 2 की पावर n चलाते ही पूरा का पूरा ये हिस्सा कितना 0, तो ये लिमिट कितनी हो गई 0। आपका बचा केवल 2/3, 2/3। इसका मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देखना क्या, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to the infinity an is equal to 2/। एक बात तय हो गई, our sequence an is convergent and converges to the non-zero limit। एक बात तय हो गई। तो सोचो जहां जहां बेचारे a1 को 0 पर कन्वर्ट किया था उड़ गया, ये तो बच गया, ये तो बच गया, क्योंकि इन दोनों में क्या लिखा है, सीक्वेंस n कन्वर्जेस टू नॉन जीरो, सीक्वेंस n कन्वर्जेस टू नॉन जीरो। मतलब अब अगला हिस्सा हम लोगों को सोचना, पहले ये इतना नोट करो, ये समझ में आया सबको, जितना नोट करो। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अपने मन से इसी लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, माना तुम कौन हो, तुमको एल से रिप्रेजेंट करना, आगे हमको काम दे देगा, ये नोट करो। संडे संडे हम लोग कवर करेंगे। दिक्कत है ना, पहला सेमेस्टर ही आ गया, अगर पहले सेमेस्टर की क्लास से करवा है 7 बजे से इसकी क्लास है, 6:30 बजे तुमको बुलाए तो आधा घंटा पढ़ा। और इस पर हम लोग संडे से कवर करेंगे, संडे तुम ही रहोगे एक्स्ट्रा क्लास में, कोई और नहीं। सीक्वेंस जान कुछ करके शुरू करो पहले से, आपकी मूड था इंटीग्रल शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिमाग में आया नहीं सीक्वेंस स्टार्ट करो, क्योंकि ये लोग लेट कर नहीं पाएंगे, धीमे धीमे आते रहेंगे, तो जो आएंगे बाद में उनका सीक्वेंस छूट गया रहेगा, तो तुम लोगों को सीक्वेंस पढ़ा के पूरा वीडियो लेक्चर बनाए ही है, उनमें वीडियो लेक्चर नहीं बनाना, उन लोगों को कहेंगे यूट्यूब पर सीक्वेंस पढ़ा हुआ है, सीक्वेंस पढ़ा हुआ है, काम करते करो ना, उनका नुकसान हुआ ना हमको रुकना पड़ेगा। लिमिट 2/3 आते ही वो दो ऑप्शन उड़ा दिए गए जिनमें सीक्वेंस an को 0 पर कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि मेरा सीक्वेंस पहला वाला नॉन 0 पर कन्वर्ट कर चुका है। अब दूसरे वाले का चेक आउट करना है, दूसरा कहाँ कन्वर्ट करेगा या डाइवर्स करेगा। पूरा सही हो जाए तो बताना, लिख चुके सब लोग। आप सुनो, ध्यान देना, इसका मतलब हम लोगों को मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट सो वी हैव लिमिट n approaches to the infinity an is equal to लिमिट
n approaches to the infinity a n plus 1 is equal to 1. सही है गलत? याद है तभी हम एक बात कहते चाहे n वाटर लो चाहे n plus 1 चाहे 2 n वाटर, लिमिट हर बार आपकी कितनी आएगी? l आएगी। नाउ आओ सेकंड सीक्वेंस को देखते हैं। मेरा दूसरा वाला सीक्वेंस कब कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा? तो कैसे होगा? नाउ लिमिट, ध्यान देना, लिखना कुछ मत, पहले समझ लो। n approaches to the infinity bn is equal to limit n approaches to the infinity 2an plus 1 minus an upon a। लेकिन हम लोग लिमिट का अलजेब्रा पढ़ते हैं। लिमिट का अलजेब्रा कहता है ऊपर का ऊपर, लिमिट नीचे का नीचे। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट n approaches to the infinity 2 into limit n approaches to the infinity और a n plus 1 minus limit n approaches to the infinity a n upon limit n approaches to the infinity a n। सही है गलत? और सब की वैल्यू कितनी है? l। तो आपको यहाँ मिला दिस इज इक्वल टू 2l माइनस l अपॉन l, दिस इज इक्वल टू l बाई l, दिस इज इक्वल टू 1। यानी ये तय हो गया, दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस bn इज CGD, सो इट इज Cauchy, so it is Cauchy sequence। अब सोचो आपको क्या मिला कि आपका सीक्वेंस AL नॉन जीरो पर कन्वर्ट करता है और जो सीक्वेंस BL है वो भी कन्वर्जेंट है, मतलब Cauchy। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखने में डरावना लेकिन है नहीं, है कितने आसानी से। लेवल है चयन का, चयन का लेवल नहीं। लेकिन अगर आप बेसिक बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस को अच्छी कर ली तो रियलिटी में फिर मान के चलो आपका 80% न्यूमेरिकल बहुत आराम से मिल जाएगा। 20% न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिसमें आपको दिमाग ज़्यादा खर्च करना है। 80% अगर कर लिए ना सिलेक्शन में दिक्कत नहीं। फाइट जो होती है ना 14,000 फॉर्म पढ़ो, असली फाइट केवल 3 से 4,000 स्टूडेंट के बीच होती है। ज़्यादा इसलिए रहती है ना लेकिन हम लोग जहाँ जिस बेल्ट में हम इस बेल्ट में पढ़ाई की अच्छी नहीं थी। तुम लोगों को तो पता भी IIT जैन, हम लोग जब BSc करते थे हम लोगों को पता नहीं था IIT जैन में कोई होता, पता ही नहीं। रीजन कॉलेज में ऐसा कोई माहौल था नहीं कि पढ़ाया जाता, तो कोई माहौल नहीं था, तो हम लोग वैसे जबरदस्ती वाले थे। बाद में जब थर्ड ईयर तो पता चला कुछ लोग जब अप्लाई कर रहे थे कि भैया एक IIT जैन का फॉर्म, लेकिन तब तक हम लोग बोल चुके प्रीवियस फाइनल प्रीवियस ईयर में और उसके बाद सेकेंड ईयर में दोनों में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई नहीं, तो थर्ड ईयर में फॉर्म डालने का कोई मतलब बन नहीं रहा। फिर घर वाले तुम्हें पड़े तो नहीं किसी भी कर ही डालो, तैयारी करने का मौका, क्योंकि घर के पास कुछ पैसा नहीं था तो तैयारी करने का मौका नहीं मिला। ये किए और किए तो पता चला यहाँ से MSc करना ना बहुत बड़ा काम है। मान जो लोग कहते हैं जगह से कुछ नहीं होता, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट लाख रहे जगह नहीं मिलेगी ना सब फिर वो पसंद था वो करके तुम पसंद हो गया प्रॉब्लम उठाएगा। ऑप्शन तो मिटा सकते हो ना ऑप्शन। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रुप थ्योरी में रिंग नहीं जाना चाहिए, केवल ग्रुप टच का ही हिस्सा तुमको देखना, ठीक है। और उसमें भी मैक्सिमम मान कर चलो, मैक्सिमम तुम्हारा कवर हो जाता है यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप मैक्सिमम इतने तक कवर होता है। इसके आगे आपको बहुत ज़्यादा नहीं आना पड़ता है। होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म है उसके कॉर्पोरेट उसके पैटर्न में फार्मूला बेस्ड काम होता है। वो हो जाता है 4 चैप्टर आपका लीनियर अलजेब्रा का और रियल के गिने चुने चैप्टर। एक्चुअली रियल का वेटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन जानते हैं यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत समझ की है, वो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पूछता है। मुझे को लगता है कि कैलकुलस है और रियलिटी वो भी कौन है रियल है। तो मैक्सिमम होगा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एरिया सरफेस वॉल्यूम ये सब कुछ रियल का है। लेकिन हम लोग इसको कैलकुलस के नाम पे पढ़ते तो हमको लगता है रियल का वेटेज बहुत कम है। नहीं, रियल का वेटेज सबसे ज़्यादा, रियल का वेटेज सबसे ज़्यादा।
लेकिन बस वो कैलकुलस के नाम पे बिल्ड कर जाता है। तो अगर किसी का रियल खूब अच्छे से तैयार हो गया, ये लिमिट कंटिन्यूटी सब मिला के था, अलजेब्रा तैयार हो गया, थ्योरी सिलेक्शन मिल जाए, तो वेक्टर थोड़ा कम भी आता है ना तब भी चलता है, लेकिन ये इतना तुमको फिर मजबूती और ये रियलिटी तुमको पता है ना, वेक्टर से ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है, वेक्टर से ज़्यादा आसान है। वेक्टर में ग्रीन बॉक्स स्ट्रक्चर की समझ वो मुश्किल है, लेकिन यहाँ ये बहुत आसानी से आता है। प्रॉब्लम देखना, ये जो अभी करवाई गई उसमें पूछी गई थी 2008 में पूछी गई, ठीक। आप जो करवा रहे हैं ये भी 2008 में Sn is equal to integration from 0 से infinity, 0 से 1, integration from 0 से 1 n into x to the power n minus 1 upon 1 plus x dx। 0 से infinity जाने का मतलब ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल, 0 से infinity अगर गया तो इम्प्रॉपर की कैटेगरी आ जाती है। और ये सारी बातें हो रही हैं फॉर n greater than or equal to 1, ठीक। then as n approaches to the infinity, the sequence Sn tends to dash, पहला 0, दूसरा 1/2, तीसरा 1, चौथा प्लस एनोवा टर्म डिफाइन कर दिया कि आपके सीक्वेंस का जो nth टर्म होगा वो होगा इंटीग्रेशन 0 से 1 n x to the power n minus 1 plus x dx, n greater than or equal to, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से ही मैपिंग है। कह रहे अगर हम n अप्रोच करा रहे हैं इंफिनिटी की तरफ तो आपका सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा या डाइवर्स कर सकता है, तो आपको यही बताना है कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, ठीक। इसमें एक रिजल्ट यूज होता है, आगे तुम लोगों को हम प्रूव कराएंगे। वो रिजल्ट होता है मॉड ऑफ इंटीग्रेशन लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड। इस रिजल्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड। जब मॉड अंदर जाएगा तो वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। ये तुमको मिलेगा रीमान स्टेजेस इनटू सॉरी रीमान इंटीग्रल जब पढ़ाएंगे तो रीमान में हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि ऐसा होता है। फिलहाल के लिए अभी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले Sn से शुरुआत करो जो दिया हुआ है। सॉल्यूशन Sn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 n into x to the power n minus 1 upon 1 plus x dx। ये आपको दिया है, एक काम करो ना दोनों साइड का मॉड करो, तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ Sn इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 n into x to the power n minus 1 upon 1 plus x dx, ठीक। और दिस क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 मॉड ऑफ n x की n minus 1 upon 1 plus x dx, ठीक। अब इस क्वांटिटी को लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू, हम इसके बराबर कर रहे हैं लेकिन इससे लेस देन और इक्वल टू, तो ऐसा लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, ठीक। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1, n तो आपका नेचुरल नंबर है उसको एज इट इज बाहर निकालना, और मॉड ऑफ x टू द पावर n minus 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 लिख सकते हैं। अब गौर करना, यहाँ हम एक चीज गौर करो, हम इसको लिख सकते हैं अगर हम n को बाहर निकालना चाहे तो मैं इनको यहाँ नहीं है, मेरे को बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन दिमाग रखो दिस इज लेस देन और इक्वल टू n इनटू इंटीग्रेशन 0 से 1। जब आप डिवाइड करते हो तो चीजें छोटी हो रही है, हाँ है ना, तो इसका मतलब अगर हम ये डिवाइड वाला हटा दें तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x टू द पावर n minus 1। सही है अगर आएगा। और सोचो अगर ऐसा हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको लिखें दिस इज इक्वल टू n इनटू मॉड ऑफ x टू द पावर n अपॉन, इंटीग्रेट कर दिया, n से n कैंसिल आउट, दिस इज मॉड ऑफ x टू द पावर कितना। अब आप लिमिट अप्लाई करो,
किसके ऊपर? मॉड Sn के ऊपर। और दिमाग दौड़ा तो क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n approaches to the infinity mod of Sn is equal to less than or equal to, देखिए लगा हुआ ना, लिमिट n approaches to the infinity mod of x to the power n। लेकिन भैया तुम इंटीग्रेशन किसके बीच कर रहे थे? 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच की संख्या 1 से तो कम ही आ रही है, तो इसका मतलब कुछ भी कर लोगे, जब n अप्रोच करेगा इंफिनिटी की तरफ क्वांटिटी और छोटी होती जाएगी, इसका मतलब दिस बिकम्स 0। अब लिमिट ऑफ मॉड आइदर लेस देन और इक्वल टू 0, लेकिन मॉड तो नेगेटिव हो नहीं सकता। देखो यहाँ से क्या मिलता है, या तो लिमिट 0 होगी और या तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन मॉड तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसका मतलब आपको क्या मिला? दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि लिमिट n approaches to the infinity mod of Sn is equal to कितना? 0। और अगर mod of Sn की लिमिट 0 हो गई तो Sn की भी लिमिट कितनी? 0। This implies that limit n approaches to the infinity Sn is equal to option नंबर पहला ये जो लिमिट 0 है ना, जो मेरा इंटीग्रेशन है वो केवल 0 से 1 के बीच में। लोअर लिमिट कितनी है? 0। अपर लिमिट कितनी? 1। तो मेरा जो x वैल्यू कर रहा है वो केवल 0 से 1 के बीच चल रहा है। अब 0 से 1 के बीच का कोई नंबर 1 से कम होता है, उसकी पावर लगातार बढ़ाते जाओ तो वो बढ़ेगा नहीं, बहुत छोटा होता है। 0.5 का स्क्वायर करो, 55 25 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा और छोटा हो गया। 0.25 का स्क्वायर करो, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? और छोटा हो गया। तो हम लगातार डिक्रीज कर रहा है और आप कितनी पावर बढ़ा रहे हो? n approaches to infinity, मतलब इतना छोटा हो जाएगा, नेग्लिजिबल approaches to the 0। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आप सोचो लिमिट ऑफ मॉड Sn, लिमिट ऑफ मॉड Sn आइदर लेस देन 0 और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मॉड ऑफ Sn की लिमिट या तो नेगेटिव होगी या तो 0, लेकिन मॉड पॉजिटिव होता है, सॉरी नॉन नेगेटिव, तो उसकी लिमिट नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो उसकी लिमिट कितनी होगी? 0। और अगर मॉड Sn की लिमिट 0 है तो ऑब्वियस सी बात है Sn की क्या होगी? 0। प्रूफ हो गया पहला। बाकी समझ में आई बात? हाँ बोलो। हाँ हाँ रख नहीं सकते इंटीग्रेशन, याद करो मैथ में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी कोई नहीं देखता, अप्रोचिंग होता। लिमिट 0 से 1 अप्रोच कर रही है, इसीलिए तो हम उसको कहे कि x लाई बिटवीन 0 to 1। सो अब वो 0 से 1 के बीच में है तो 1 से छोटा हुआ, 1 से छोटा हुआ, तो जब वो अप्रोच कर रहा है तो पावर बढ़ाने पर वो और छोटा होता है। अभी समझे? तो सोचे हम इंटीग्रेशन करके पूरी वैल्यू रखेंगे, नहीं वैल्यू नहीं रखेंगे, वो तो होता है जब आप प्रॉपर इंटीग्रेट करके आंसर दे रहे हो। हम लिमिटिंग अप्रोच लेंगे, तो लिमिटिंग अप्रोच में आप कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू रख ही नहीं पाओगे, रखेंगे तो n अप्रोचेस टू फाइनाइट, इनफाइनाइट का। अभी समझे? कौन हो रहा है एक और करा तो उसके अच्छा होगा। और अगला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, कोई गैप ना मारना। अगला चैप्टर सीक्वेंशियल यूनिफॉर्म का मतलब इसी आ चुका है। अगला चैप्टर होगा रियल नंबर सिस्टम हो गया, सीक्वेंस हो चुका है। अब हम लोग इंटर करें, अभी हम लोग दूसरी यूनिट में हैं। दूसरी यूनिट में इसके बाद आता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। एक लॉन्ग आंसर एक शॉर्ट आंसर कंफर्मली मिलता है। ठीक, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम इसको क्लास में नहीं समझे तो वीडियो लेक्चर तो भूल जाओ, वीडियो लेक्चर में नहीं समझ पाओ। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, यही वो चैप्टर है जो हम लास्ट ईयर वाली बैच में सबसे आखिरी में पढ़ा रहे हैं, सबसे आखिरी में। इस बार हम लोग सीरियल से पढ़ा रहे हैं। इधर पहले क्या था, इसको बंद किए थे, इसके बाद चले गए थे रिमान पढ़ा, फिर वेटिंग स्पेस मेन चैप्टर का बताया। अभी नहीं, अभी एकदम सीरियल से पढ़ा है, सीक्वेंस पढ़ाए, अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, फिर लिमिट कंटिन्यूटी इनको निकालिए, फिर मैक्सिमम मिनिमम निकालिए, ठीक उसी में एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन आएगा। फिर हम आएंगे रिमान पर, फिर हम जाएंगे वेटिंग स्पेस, आखिरी चैप्टर। हाँ रिमान लास्ट, अभी रिमान पढ़ाने में बहुत जाओ, मिटाया जाए इसको।
क्या करें क्या करें? आज लड्डू खिलाइए मुझे पता है बहुत कुछ तुम्हारे फेवर में करेंगे। आज के फेवर में कह रहे हैं क्या करें? दिसंबर आने से क्या होगा ना? कॉम्प्लेक्स बस कुछ दिन रुको, कॉम्प्लेक्स शुरू करने वाले 2 पेपर तुम्हारे खुल जाएंगे, तीसरा एनए है उसको भी खोल देंगे। थर्ड ईयर वाले हो ना, थर्ड ईयर वाले ही बेफिक्र रह सकते हैं मेरे से। थर्ड ईयर वालों को आना पाई पूरा देते हैं जब तक खोपड़ी खराब ना हो, वो ठंडी रहनी चाहिए, वो बड़ा कंपल्सरी। पता है किसी क्लास के रेगुलर चलने का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है द खोपड़ी की ठंडी, वरना लिखना प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम पूछी गई है 6 साल 2012। अब ये बताओ जितना क्वेश्चन उठाए सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। एक को क्वेश्चन ऐसा कोई रॉकेट साइंस जैसा लगा, बस खाली इतना ना ठहर करके सोचना है। प्रॉब्लम लेट सीक्वेंस एक्शन बी सीक्वेंस प्लस √1 माइनस √1 प्लस √2 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √3 सो ऑन। ये आपका सीक्वेंस है। हर मेंबर नेचुरल नंबर से आ रहा है, लेकिन कैसा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एक बार प्लस √1 तो फिर माइनस √1। इसका मतलब अगर कहीं मिलेगा प्लस √10 तो अगला कौन होगा? माइनस √10 प्लस √11 माइनस √11, ऐसे चलता रहेगा। इट इज अ सीक्वेंस। फिर करें इफ यदि yn is equal to x1 plus x2 plus so on plus xn upon n। अब सीक्वेंस xn का इस्तेमाल करके एक और सीक्वेंस बना रहे हैं जिसका n वां टर्म है x1 plus x2 plus so on plus xn upon n। क्या कोई थ्योरम याद आ रही है? फर्स्ट लिमिट थ्योरम तुरंत दिमाग में वो आनी चाहिए जब ऐसा नजर आए, इसका मतलब उनका यूज होना चलता है। दिस फॉर r n approaches to the infinity then sequence yn is dash। पहला मोनोटॉनिक, एक दूसरा ऑप्शन नॉट बाउंडेड, तीसरा ऑप्शन थर्ड बाउंडेड बट नॉट सीजीटी, बाउंडेड बट नॉट सीजीटी, और चौथा ऑप्शन डीजीटी डाइवर्जेंट। सीजीटी एक सीक्वेंस ये दे दिया, ठीक, सीक्वेंस एक्शन दिया और सीक्वेंस वाईएन को उसकी मदद से बना रहा है। अब पूछ रहा है कि सीक्वेंस वाईएन कैसा होगा? मोनोटॉनिक होगा, नॉट बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होगा, या कन्वर्जेंट होगा तो बाउंडेड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब नकल मिलाओ, इनको देख करके पता चलना चाहिए। स्टेटमेंट याद करो, स्टेटमेंट क्या है? सॉल्यूशन में देखना, स्टेटमेंट होता है सीक्वेंस एक्शन इज सीजीटी implies that, हम क्लियर लिखे नहीं कंफ्यूज हो, सीक्वेंस A is CGT implies that sequence A1 plus A2 plus so on plus AN upon N also CGT। इसका मतलब this implies that sequence AN is not CGT implies that sequence A1 plus A2 plus so on plus AN upon N is non CGT। याद करो P implies Q, ये है तो वो है, मतलब ये नहीं है तो वो भी नहीं होगा। अब तुम जरा गौर करो, तुम्हारा सीक्वेंस डाइवर्जेंट सॉरी इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट है ना, तो ये तुम हर नेचुरल नंबर छोड़ो बड़े से बड़ा, तो सोचो तुम √100 भी पहुंचोगे, √100 का मतलब कितना हो गया? 10 हो गया, हाँ या ना। अब माइनस √100 का मतलब हो गया -10, तो इधर गए 10 और उधर गए -10,
चले जाओ अंडर रूट 1000 भी जाओगे, अंडर रूट 1000 का मतलब बाहर कितना आएगा, अंडर रूट 1000 का बाहर कितना है, अरे अंडर रूट 10,000 कर दो, 10,000 का बाहर कितना 100, और इधर -10 -100 लगातार बढ़ रहे हो कि नहीं, एक तरफ प्लस इंफिनिटी एक तरफ माइनस इंफिनिटी, आप कैसा नेचर रख रहे हो ईजीटी इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट। तो सोचो ये कन्वर्जेंट है तो वो भी कन्वर्जेंट है, और ये कन्वर्जेंट नहीं है तो ये भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, मेरा सीक्वेंस वाई कन्वर्जेंट नहीं होगा, बात खत्म है ना। हियर sequence xn is not CGT, so by Cauchy first limit theorem, Cauchy first limit theorem, so by Cauchy first limit theorem, sequence yn is not CGT, वो भी convergent है। आप बारी में बाउंडेड करें, बाउंडेड में फार्मूला होता है खेलने के बस एकदम वैसे ही जैसे हमको बचपन में लिखते थे, दिमाग दौड़ाना, सीक्वेंस के मेंबर लिख रहे हैं, यहाँ हमने लिखा अंडर रूट 1, तो मेरे को पता है अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1, सही है गलत, बट इट इज कन्फर्मली ग्रेटर देन -1, सही है गलत, माइनस अंडर रूट 1 कन्फर्मली लेस देन 1 बट इक्वल टू, सही है गलत। इसके बाद अंडर रूट 2 इज लेस देन 2 ग्रेटर देन माइनस अंडर रूट 2 लेस देन 2 ग्रेटर देन, ये -1 पॉइंट समथिंग होगा, अंडर रूट 3 लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3, और ये माइनस अंडर रूट 3 लेस देन 3 ग्रेटर देन -, चलता जाएगा और गौर करना n टर्म तक आ रहे हैं, अगर nवां टर्म बाउंड हो गया तो सीक्वेंस को बाउंड कर देंगे। अब सोचो इनका जोड़ जो होगा, इनका जोड़, क्या इनका जोड़ ही yn होगा कि नहीं, नहीं अभी नहीं, इनका जोड़ जो होगा, इनका जोड़ वो कोई सम, अभी वो yn नहीं होगा, अभी वो होगा x1 + x2 + x3 + so on + xn तक, ठीक है वो जोड़, इट इज लेस देन, भैया जब ये जोड़ोगे तो ये भी तो जुड़ रहा है, इसका तो फार्मूला जानते हो जोड़ने का, इसको जोड़ दोगे ना, ये समांतर श्रेणी, हर टर्म 2 बार आया, हर टर्म 2 बार, एक कितनी बार आया 2 बार, 2 कितनी बार 2 बार, 3 कितनी बार 2 बार, तो एक बार समांतर श्रेणी जोड़ दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कोई सम आएगा, हम कहते हैं चलो ये आ गया कैपिटल, कोई सम आया, ठीक, ग्रेटर देन ये भी तो कोई जोड़ आएगा, इसको s डैश कह दो, इसको s कह दो, सही है गलत, पूरे पर n से डिवाइड लगा दो, n से डिवाइड लगाते ये yn बच जाएगा कि नहीं ना, this डिवाइडेड बाय n लेस देन n। अब सोचो ये कौन है yn, ना yn बाउंडेड बिटवीन 2, बन गया तो आपका सीक्वेंस yn कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो गया तो कौन सही है yn, जोड़ मत निकालना, जोड़ निकालोगे परेशान हो जाओ, बस ये देखो नेचर कहाँ जा रहा है, नेचर यही हर बार आप जो भी नंबर सेलेक्ट कर रहे हो वो इनके बीच में बन रहे हैं, हर बार इनके बीच में बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जब ये पूरे जुड़ेंगे, लिमिट कब लगाओगे, nवें टर्म पर ही तो लगाओगे, तो जब ये जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद भी इनके और इनके बीच में ही जुड़ करके आएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, तो इसका मतलब आपका सीक्वेंस कैसा रह जाएगा, बाउंडेड, लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होगा, इससे काफी कष्ट समझ में आएगा, नहीं वो बाउंडेड नहीं, एक्शन बाउंडेड नहीं, वन बाउंडेड है, वो इधर भी जा रहा है माइनस इनफिनिटी, इधर जा रहा है प्लस इनफिनिटी, उससे yn की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, उससे yn की सेहत केवल कन्वर्जेंसी में बस, तो yn ने अपने आप को बाउंड तो कह दिया लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होता, और हमको पता है बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुई कोई जरूरी नहीं है, ऐसे निकालोगे अपनी भाषा में लिख लेना ये जोड़वा, ठीक, बस इसी पर इसको रोक लो, चलिए कॉलेज के लिए आज कितना कम कर लगा, कितना कम, लेकिन हम लोग सुबह शेयर हो नहीं सकते, सुबह के टाइम वैसे ही उसी बचने के लिए बेहतर है,